नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सीधी और मऊगंज में धमाचौकड़ी मचाने के बाद हाथियों का जोड़ा पहुंचा रीवा। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया धोखाधड़ी और प्रताड़ना का आरोप। भेड़ चराने के विवाद को लेकर धारदार हथियारों से युवक पर हमला और ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 की घटना स्थल पर मौत। सीधी और मऊगंज जिले में चर्चा का विषय बने हाथियों का जोड़ा अब रीवा जिले में पहुंच चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों का एक जोड़ा भरत और हथनी रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र में सक्रिय हैं। हाथी रीवा सीधी इलाके में पिछले लगभग 20 दिनों से घूम रहे थे। उन्होंने कई गांवों की फसलें नुकसान की हैं। वन विभाग उनकी लगातार निगरानी कर रहा है। जंगली हाथी भरत और उसकी हथनी अब गुड़ क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। हाथियों ने कई खेतों की फसलें रौंद दी और एक झोपड़ी तोड़ दी। घटना में एक महिला घायल भी हुई। रेडियो कॉलर के जरिए हाथी भरत की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। लोगों को रात में खेत जंगल न जाने और दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए रीवा सीधी मार्ग बंद करना पड़ा। पुलिस ने आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। रीवा से ताजा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी से शिकायत की है। रीवा से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक से की है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो एडिट कर उसे और उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पीड़िता ने रीवा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि उसका विवाह जनवरी 2025 में सतना निवासी निर्मल तिवारी से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पारिवारिक विवाद शुरू हो गया। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद वो अपने मायके आ गई। इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उसे और उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता का कहना है कि कई सोशल मीडिया अकाउंट से अश्लील और अपमानजनक पोस्ट डालकर फोटो और वीडियो को एडिट कर वायरल किया जा रहा है, जिससे उसकी और उसके परिवार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। पीड़िता की मांग है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करे। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। वहाँ रही 7 दिन में मुझे ये पता चला कि शादी से पहले बताया गया था कि निर्मल तिवारी ने बीबीए एमबीए किया है बैंगलोर से और एवं कंसल्टेंसी में जॉब करता है। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ निर्मल तिवारी 12वीं पास है और ना ही कोई जॉब करता है, ना ही उसके पिताजी का कोई बिजनेस है एवं उसके अन्यंत्र महिला माधुरी त्रिपाठी के साथ नाजायज रिश्ते हैं, जो कि 4 साल से नाजायज रिश्तों में बंधे हुए हैं। माधुरी त्रिपाठी खुद शादीशुदा है, पति का नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी, 2 बच्चों की माँ है। उसके बाद भी इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध लगातार चल रहे हैं और आज की डेट 2026 तक भी उनके संपर्क हैं। जब मैंने इसका विरोध किया और मैंने निर्मल तिवारी और उसके परिवार से कहा कि मुझे आपके लड़के से तलाक चाहिए, मेरा और उसका रिश्ता नहीं चल सकता क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ और वर्किंग भी हूँ। तो इसके बाद निर्मल तिवारी एवं उसके परिवार एवं प्रेमिका माधुरी त्रिपाठी, उसके पति सत्येंद्र त्रिपाठी द्वारा मुझे ही बदनाम किया जाने लगा। फेसबुक में नई-नई आईडी बना के अन्यंत्र लड़कों को मेरा नंबर दिया जाता है, जिसकी भी कंप्लेन मैंने अ, मैया थाने में की, पुलिस अधीक्षक सर को की, आईजी सर को की, तो पुलिस अधीक्षक जी ने और मैया थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब आईजी सर से मिलने के बाद इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। लेकिन अभी तक ना ही वो फेक आईडीज़ बंद की गई हैं और ना ही इन लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चालू की गई है। जब शादी हुई थी तो क्या बताया गया था कि लड़का क्या करता है, कैसी स्थिति है उनकी? जब शादी की बात चली थी, तब ये बताया गया था कि लड़के के पिता का बहुत बड़ा कारोबार है। वो वाइन शॉप के कॉन्ट्रैक्टर हैं, मल्टीपल सिटीज़ में उनके कॉन्ट्रैक्टर चलते हैं और उसके अलावा ये बताया गया था कि निर्मल तिवारी बैंगलोर में कंसल्टेंसी में जॉब करता है, जिसकी 1.5 लाख पर मंथ सैलरी है। हकीकत में क्या है? हकीकत में कुछ नहीं है, लड़का सिर्फ 12वीं पास है, ना ही कहीं पे वर्किंग है और ना ही पढ़ाई है, सिर्फ दारूबाज़ है, लड़कीबाज़ है, कई अन्यंत्र महिलाओं के साथ उसके संबंध अवैध संबंध हैं और उस पूरी फैमिली का 420 का ही काम है। उसके पिता के खिलाफ खुद 138 के कई केसेस हैं सतना सिटी कोतवाली थाने में और भाई का सतीश तिवारी के खिलाफ भी कुछ केसेस हैं।
और ऑलमोस्ट पूरी फैमिली का ही ट्रैपिंग का ही काम है कि पूरी फैमिली ही जो भी अमीर घर की लड़कियां होती हैं उनको ट्रैप करती है और उसके बाद किसी से शादी या किसी के साथ संबंध बना के उनको ब्लैकमेल करके पैसे कमाए जाते आप हैं। सर्विस में हैं, आपके परिवार से अच्छी से आप इकलौती हैं शायद, हाँ, इस कारण से क्या जी, धोखाधड़ी किया? इस कारण से ही धोखा हुआ। मेरे माता-पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं खुद एमबीए पास आउट हूँ और अभी साल भर पहले तक मैं खुद वर्किंग थी, मैं एचआर प्रोफ़ेशन में हूँ। लेकिन इन शादी संबंधों की और पुलिस कोर्ट की वजह से अभी मुझे नॉन वर्किंग हो गई हूँ मैं 1 क्या साल चाहती से। हैं आप आगे जहाँ आई हैं? मैं ये चाहती हूँ कि एसपी सर के द्वारा इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू की जाए। जो भी धोखाधड़ी का वरिष्ठ अधिकारी है, धोखाधड़ी का केस भी हो, इनके ऊपर 420 की धाराएँ भी लगे और बाकी आईटी एक्ट का मामला भी हो और मुझे इनसे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए और इनके खिलाफ जो भी धाराएँ बन सकती हैं, जो भी कानूनन इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा सकती है, वो की जाए। रीवा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। ट्रैक्टर टाली पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ये मामला रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के नंदना गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नवागांव से नंदना गांव की ओर ट्रैक्टर ट्राली ले जाई जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर मालिक प्रद्युम्न सिंह और श्यामलाल कोल ट्राली के नीचे दब गए, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रैक्टर में पलट गई, सूचना मिली। उस घटना यहाँ नदना में हुई। कौन खत्म हुआ? मेरे पापा और एक जन क्या नाम है उनका? प्रद्युम्न सिंह, दूसरा श्यामलाल कौर, सब कहाँ के रहने वाले थे? नवागांव। कितने बजे घटना की? ये 6 बजे हुई। कहाँ जा रहे थे? ये नवागांव से जा रहे थे और नदना टाली पहुँचाने। क्या पहुँचाने जा रहे थे? टाली टाली पहुँचाने। जी, कितने लोग थे ट्रैक्टर में? 2 आदमी। 2 ही लोग। आपका क्या नाम है? बड़कू कौल। दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई। यहाँ अस्पताल इलाज के दौरान नहीं, स्पॉट में हुई। भेड़ चराने को लेकर हुए विवाद के चलते धारदार हथियारों से युवक पर हमला कर दिया गया। घटना गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बदवार की है। रीवा जिले में एक बार फिर मामूली विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया है। भेड़ चराने को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बदवार का बताया जा रहा है, जहां गांव के रहने वाले कमलेश पाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन पत्र सौंपा है। आवेदन में बताया गया है कि कमलेश पाल जब अपनी भेड़ चराने के लिए खेतों की ओर गया, उसी दौरान उसकी 2 भेड़ें गांव की ओर चली गईं। आरोप ने इस दौरान रावेंद्र ने गुस्से में आकर धारदार हथियार हंसिया से हमला कर दिया। हमले में कमलेश पाल के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया। पीड़ित का कहना है कि अगर वो समय रहते बचाव नहीं करता तो हमला उसके गले पर भी हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद पुलिस और डॉक्टरों द्वारा सही तरीके से मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। इसी वजह से उसने दोबारा मेडिकल जांच कराने और हत्या के प्रयास की धाराएं बढ़ाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित ने यह भी कहा है कि आरोपी और उसका बेटा लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की सख्त कार्यवाही, अपराध की गंभीर धाराएं बढ़ाने और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। निवासी बदवार एसपी ऑफिस आए हो काय के लिए? शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए हैं। उसका कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं आया। क्या हुआ था विवाद? विवाद कुछ नहीं, मैं सर भेड़ चरा रहा था, ले जा रहा था रास्ते तो भेड़ा मांग रहा था खाने के लिए। हाँ, तो वहाँ भेड़ा मैंने नहीं दिया तो ज़बरदस्ती मेरे को मारा, यहाँ घुटकी में मारा है, यहाँ मेरा अंगूठा काट दिया है और बोला कि तेरे को जान से मार दूंगा। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम राघवेंद्र सिंह, उसका लड़का है। पूरा गर्दन ही काटने वाला था। राघवेंद्र सिंह। और कौन था? वही बस था सर। तो रिपोर्ट लिख गई है? हाँ, रिपोर्ट तो लिख गई। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर। गिरफ्तारी हुई उसकी? गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कौन चौकी लगता है? मणिकवार चौकी? हाँ, मनकवार चौकी।
रिपोर्ट वही हुई है, रिपोर्ट मनगवा में किए हैं, तो अभी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। घर में आके जो धमकी दी वही बोले। एसपी साहब से मिले, क्या बोले? बोले कि होगा कार्रवाई होगी। घटना कब की? रीवा जिले के बिछिया थाने में नए थाना प्रभारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रीवा जिले के बिछिया थाना में आज टीआई राजीव अग्रवाल ने नए थाना प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाने के स्टाफ से मुलाकात की और क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक जानकारी ली। बताया जा रहा है कि टीआई राजीव अग्रवाल फिलहाल प्रशिक्षण अवधि के तहत बिछिया थाना में अपनी सेवाएं देंगे। इसके दौरान वे थाने के कामकाज और क्षेत्र की परिस्थितियों को समझते हुए पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। टीआई राजीव अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं 77वें आरआर का मध्य प्रदेश कैडर का परिवीक्षाधीन अधिकारी हूं। मैं अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में ये प्रशिक्षण के लिए मुझे थाने के इंचार्ज के रूप में चार्ज मिला है और मैंने आज प्रातः में बिछिया थाने के थाना इंचार्ज का टीआई का कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताओं में मुख्य शामिल रहेगा कि जो ट्रैफिक की समस्या है इस एरिया में, कई जगह भीड़भाड़ रहती है। दूसरा, जो थाने में जो आने वाले लोग हैं उनको न्याय मिले, कोई यहाँ से खाली ना जाए और उनको त्वरित और एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार थाने के कर्मचारियों द्वारा मिले और जो भी कार्रवाई पुलिस द्वारा त्वरित न्याय हित में कानून के अनुसार की जा सकती है उसको करना मेरी प्रतिबद्धता रहेगी। धन्यवाद। गर्मी की शुरुआत होते ही बाजारों और मंडियों में फलों की रौनक बढ़ने लगी है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। गर्मी का मौसम शुरू होते ही मंडियों में नए फलों की आवक तेज हो गई है। रीवा की फल मंडियों में इन दिनों तरबूज, खरबूज, आम, अंगूर और पपीता जैसे फलों की भरमार देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे फलों की मांग भी बढ़ती जा रही है। दूर दराज के इलाकों से किसानों और व्यापारियों की बड़ी मात्रा में फल लेकर मंडियों में भी पहुंच रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ भी इन दिनों फल मंडियों में देखने को मिल रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरबूज और खरबूज जैसे रसीले फलों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ फलों के दाम अभी थोड़े ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आवक और बढ़ने के साथ कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। गर्मी के बढ़ते असर के साथ ही अब मंडियों में फलों की रौनक भी बढ़ती जा रही है और लोगों को ताज़े मौसम फल आसानी से मिल रहे हैं। नए फल आ गए हैं। फलों में तो इस समय जिस चीज़ की बहार आई है, मान के चलिए अंगूर। फर्स्ट अंगूर महाराष्ट्र से बहुत तेज़ी से आ रहा, महाराष्ट्र से आसपास के एरियों से तरबूज भी आ रहा, नागपुर और राजस्थान से संतरा आ रहा। कुल मिला के इस समय में जो मौसमी फल हैं करीब करीब करहिया मंडी में सही फल आ रहे हैं। ये कलिंदा का क्या चल रहा है? हाँ, फलों में सबसे सस्ता और गरीबों का भोजन कहा जाए जो आम आदमी की पहुंच तक है वो तरबूज। जैसे खरबूजा तरबूज, इसका जो रेंज है थोक में 10 से 15 रुपए और आम ठेले वाले 20 से 25 रुपए बेच रहे हैं। तो आम पब्लिक के बीच में तरबूज और खरबूजा करीब करीब पहुंच ही रहा है। फलों में जैसे मान लीजिए अंगूर अभी थोड़ा सा मार्केट में 100 रुपये आसपास बिक रहा, थोक में 80, 85 और कुल मिला के संतरा भी यही रेट है, क्योंकि अभी इस बार फसल हमको लग रहा है कमज़ोर है। हो सकता आने वाले समय में कुछ मौसम बदले तो कुछ सस्ता हो, अभी तो यही हालत है। खरबूजा स्वास्थ्य के लिए कैसा है? खरबूजा तरबूजा तो हर उसका स्वास्थ्य के बारे में उसमें क्या पूछेंगे। गर्मी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो इन्हीं दो चीज़ों में ज़्यादा, क्योंकि जो तहसील है शरीर की वो तरबूज और खरबूजा से मिलती है। लोग आजकल तरबूज ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तरबूज गर्म के ठंडे मौसम में बहुत लाभदायक होता है और लोगों को मीठापन भी रहता है। इसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता, ना कोई दवाइयाँ पड़ती हैं। कुल मिला के तरबूज और खरबूजा में सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए फ़ायदा करता है इंसान। तरबूज कहाँ से रहा? तरबूज भी इसी महाराष्ट्र से आ रहा है। कुछ दिन पहले हैदराबाद की मार्केटों से हम लोगों ने मंगाया था, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है अभी तो मान के चलिए खंडवा और बुरहानपुर, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी चालू हो जाएगा। हमारा लगा हुआ यूपी, यहाँ से भी हो सकता है 15 दिन 1 महीने बाद वहाँ से भी तरबूज हमारा चालू हो जाएगा, क्योंकि गंगा किनारे का भी तरबूज बड़ा फेमस है।
तो आने वाले और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रीवा न्यायालय परिसर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रीवा न्यायालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं के अधिकारों, समानता और समाज में उनकी भूमिका को लेकर विचार व्यक्त किए गए। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला दिवस के इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया। हार्दिक बंधन, स्वागत, अभिनंदन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद और सरपंच महापरिषद द्वारा नारी शक्तियों का, देवी स्वरूपा नारी शक्तियों का सम्मान कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया गया है। और परिषद का सदैव से ये उद्देश्य रहा है कि संसार की आधी आबादी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की स्वरूपा और हम सबकी ताकत, प्रेरणा, समाज राष्ट्र की प्रेरणा स्रोत नारी शक्तियों को सम्मानित किया जाए और उनको सदैव उनके उत्थान और तरक्की हेतु सहयोग दिया जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तान का नाम सदैव अग्रणी राष्ट्रों में लिखा जाए। और जो पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी हिंदुस्तान, उसको फिर से उसी पद पर पुनः प्रतिष्ठापित किया जाए। और ये संभव नहीं है। हमारे समस्त लोगों से अपील है कि जहाँ कहीं भी हमारी नारी शक्तियाँ संकट में रहें, उनकी मदद करें, उनके उत्थान एवं सहयोग में उनको सहयोग कर मदद करें, प्रेरणा दें। धन्यवाद। जय हिंद। नारी मलिकवार स्थित CFT भवन में महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद और सरपंच महापरिषद के नेतृत्व में किया गया। परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मांशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि यदि किसी महिला को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है तो परिषद उनकी निःशुल्क कानूनी सहायता करेगी। कार्यक्रम में जनपद सदस्य दया कुमारी साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों की महिला सरपंच, पंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। हो गई बल, बुद्धि, विद्या, धन, संपदा सबकी आप लोग अधिष्ठात्री हैं। और ये भी कहा गया है कि जिस घर में
नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवताओं का वास होता है। ऐसी महान और अद्भुत नारी शक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारे सामने आप लोग देवी स्वरूपा बैठी हुई हैं, मैं अपने जनपद सदस्य महोदया का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और हमारी ये शुभकामनाएँ हैं कि आपका आने वाला भविष्य, आने वाला समय अत्यधिक सुयपूर्ण उज्ज्वल हो। और हम सबकी ये महती जिम्मेदारी है कि आज जो हमारे नौनिहाल हैं, जो छोटी देवियाँ हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।